नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, तो आज का सेशन इस मुद्दे पर आधारित है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मान के आप चले कि जानवर से लेकर पशु पक्षी तक और पशु पक्षी से लेकर इंसानों तक हर व्यक्ति, हर जीव के अंदर एक ऐसी चीज जिसको आप कह सकते हैं स्वाभिमान, एक प्रकार का सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य कर रहा हो, उस व्यक्ति के लिए, उस पुरुष वर्ग के लिए, उस महिला वर्ग के लिए उसका सेल्फ रिस्पेक्ट ही सबसे बड़ा धन होता है। तो आज बात हम लोग इसी पे करते हैं कि हमारे देश के संविधान ने और हमारा देश का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जो आर्टिकल 21 जो एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, जिसका जो वर्ड है वो है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का सुरक्षा और जीवन की सुरक्षा का यह अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल 21? तो 21 में ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जीवन जीने से संबंधित या जीवन से संबंधित जो जीने का आधारभूत आवश्यकताएं वाली जो वस्तुएं हैं, जिसको अपनाकर हम लोग जीवन अपना गुजर यापन कर सकते हैं, वो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि भाई आज के समय में आप देखे होंगे कि गांव में भी ऐसे या फिर शहरों में कहता है कि देखो 2 रोटी दो लेकिन इज्जत की रोटी दो। ये इज्जत की रोटी की बात किस लिए? इज्जत का मतलब यहां पर यह है कि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना से जुड़ा होना चाहिए। आप किसी को रोटी फेंक कर दे रहे कि लो खा लो, और एक दे रहे कि लीजिए खा लीजिए, क्योंकि जिस मुकाम पर आप हैं, जिस अहोदा से आपको पोस्ट दिया गया है, चाहे वो किसी भी आप विभाग से संबंधित हो, किसी भी पद पर हो, तो ये आपका भाग्य और आपके मेहनत का फल है। लेकिन वह व्यक्ति शायद वह किसी कारण वह वंचित रहा होगा, हो सकता है कि उसके पास पैसे नहीं रहे होंगे, हो सकता है कि उसके पास कुछ ऐसी समस्या रही होगी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात मतलब आपको स्पष्ट पता हो जाना चाहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो अमीर हो या गरीब हो, या उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो, या आपके भारत में रहने वाले किसी भी क्षेत्र के लोग हों, लेकिन इनके लिए क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जरूरी है। इंडिया ही नहीं, अन्य देशों में भी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ही मतलब एक प्रकार का धन से कम नहीं समझा जाता। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अगर इस व्यक्ति को, किसी को ये मिल जाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं, आपको ये विश्वास होगा कि आपको एक नींद अच्छी आएगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने आपको थोड़ा अब्यूज कर दिया, किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कुछ आघात लगा दिया, किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, तो आपको रातों को नींद उड़ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अभी हाल ही फिलहाल आया कि भाई ऐसा है, मतलब केस रहा, और वो केस था हरगोविंद राणा का। और इसके पहले हमारे देश में सन 2011 में एक मामला आया था जिसको अरुणा शानबाग केस कहते हैं। इसके पहले ज्ञान कौर का केस था, लेकिन मामला तब ज्यादा हो जाता है जब अरुणा शानबाग के द्वारा पहली बार खास करके सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला जाता है कि भैया हमें जीवन जीने का तो अधिकार दिया गया है, लेकिन हमें गरिमापूर्ण मरने का अधिकार नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर गरिमापूर्ण मरने का अधिकार, आज के समय में क्या हो रहा है कि इच्छा मृत्यु की एक बात आ रही है, और ये इच्छा मृत्यु क्या है, जिसे हम लोग इथोनेसिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इथोनेसिया कहते हैं। तो ये जो आपका मुद्दा है जो आज के सुर्खियों में रहा है, इथोनेसिया क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि जैन धर्म, कौन सा धर्म? जैन धर्म। थीम से ही पता है, इच्छा मृत्यु। तो कई बार इच्छा मृत्यु को लोग बड़ा हंसकर उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है जी मर जाएंगे। आप लोग देखे होंगे गांव में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, 95 100 के सेंचुरी ईयर पार कर जाते हैं, और उनको लोग बोलते बस भगवान मुझे उठा लो। मतलब उनको लगता है कि बस बहुत हो गया। इसका मतलब है कि वो एक गरिमापूर्ण मौत चाहते हैं, गरिमापूर्ण मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे हमारे देश में अगर आप वेद पढ़े हो, अगर आप गीता रामायण के महाभारत की बात जानते होंगे, तो भीष्म पितामह को भी ये वरदान था इच्छा मृत्यु का, है ना। उनको जब तक मन था कि हम ये संसार में रहेंगे तब तक रहे, और इच्छा मृत्यु जो है इथोनेसिया, जिसे हम आज के समय एक प्रकार के गरिमापूर्ण मौत को ही कहा जाता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या ये जरूरी है? अगर हम किसी को इच्छा मृत्यु का छूट दे भी दें, चाहे हमारे लीगल ऑथराइज हो, संविधान में ये मेंशन कर दिया जाए कि भैया जीवन जीने का तो अधिकार है ही, साथ में जीवन मरने का भी अधिकार आपको दे दिया जो भी गरिमापूर्ण। तो ये किन परिस्थितियों में सही है, किन परिस्थितियों में ये गलत है? क्या इसका
दिया तो गया था कि गरिमापूर्ण व्यतीत करने के लिए, कि ठीक है आपको कष्ट है अपने जीवन से तो आप अपने मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जैन धर्म में आप बात दे रहे होंगे कि उसमें एक कल्चर है, संस्कृति है, जिसको हम लोग संथाल कहते हैं, संथारा कहा जाता है। जैसे राजा चंद्रगुप्त मौर्य है ना, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में जैन धर्म को अपनाया और संथाल लेके कर्नाटक श्री श्रवण बेलागोला चले गए है ना, और वहीं पर अपने देवासना किया। इसका मतलब ये क्या था कि जैन धर्म में जब आपको ऐसा लगता है कि अब हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो आप अन्न जल थल सब छोड़ दीजिए, उससे आपको निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसी प्रक्रम को हमारे देश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इसको अपनाया था। ठीक है, अब सवाल यह है कि आज का ये मामला क्या है। देखिए मामला ये है, इच्छा मृत्यु जो है यूथनेसिया, इज इट नेसेसरी, क्या ये जरूरी है देना? तो इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं कि क्या ये जरूरी है या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये जानिए कि इच्छा मृत्यु होता क्या है ना, और आखिर इसकी जरूरत क्या है, आखिर इसकी जरूरत क्या है ना, इस बात को थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, देखो एक संवेदनशील विषय पर जो चिकित्सा नैतिकता और कानून से जुड़ा ये मामला होता है। ठीक है, मतलब ऐसा मामला जो सेंसिटिव हो और ये मेडिकल लाइन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, अब इसकी डिफिनेशन जो दिया गया वो क्या है कि जब कोई व्यक्ति असहनीय पीड़ा या लाइलाज बीमारी या अपरिवर्तनीय अवस्था में हो, ठीक नहीं हो सकता है, उस अवस्था में वह व्यक्ति स्वेच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। मतलब किसी को कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो गई हो और दर्द से बेचारा मर रहा है, ठीक है, छोटा बच्चा है वो, हम लोग कई बार देख के कहते हैं इससे अच्छा तो अब ये मर ही जाता तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि हम उसके उस पीड़ा से भी संवेदनशील हैं, राइट। तो कई बार ऐसा उफ जो शब्द होता है कि बस अब भगवान इसको उठा लीजिए, अब ज्यादा यहाँ पर इसको मतलब कह सकते हैं कि दर्द ना दे, इसको ऊपर ले जाइए। तो ऐसे चीजों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आप यूथनेसिया कह सकते हैं, इच्छा मृत्यु कह सकते हैं। कि मौत भी हो ना तो गरिमापूर्ण हो, ये नहीं कि तड़प रहा है मौत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पीड़ादायक होता है। महात्मा गांधी की अगर मैं बात कहूं कि जो अहिंसा के पुजारी हैं, जब वो साबरमती आश्रम 1915 में स्थापित जो किए, ठीक है, तो उस स्थान पे साबरमती आश्रम में गाय वगैरह बंधा करता था, और उसमें से एक गाय बहुत बीमार थी, उसके जख्म हो चुके थे और वो इतना दर्द से तड़पती थी कि क्या बताया जाए। जब महात्मा गांधी के मुंह से उनके दर्द को देखा नहीं गया और महात्मा गांधी कहते हैं हे भगवान इसको उठा लो, इसको मृत्यु को प्राप्त कीजिए, ये मर जाती तो अच्छा होता। अब आप सोच सकते हैं कि उसकी पीड़ा को देखकर महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी वो भी हिंसात्मक चीजों को अपनाने लगे कि भैया इसको मार दो, इससे ही इसका जीवन लीला क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ताकि इसको इस पीड़ा से मुक्ति हो जाए। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि जीवन एकदम बोझ लगने लगेगा और ऐसा कि बस अब हमको उठा लो, है ना। तो इच्छा मृत्यु उसी में से एक है। अब सवाल ये है कि इसको लीगल अगर कर दिया जाए तो क्या इसका देश पर इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे देश के नागरिकों पे क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। क्या बहुत सारे जो सास बहू है उनका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, जो माता पिता है उनका रिलेशन खराब हो जाएगा। हो सकता है इसका मिसयूज कर दिया जाए, पिताजी पैसा ही नहीं दे रहे, अब उनको लोग कहा कि भैया पैसा नहीं दोगे ना, चलो एक काम करते, गए और किसी डॉक्टर से आप 60 यार्ड कर लिया और उनको एक इंजेक्शन दिलवा दिए, बिना दर्द के ही उनको मृत्यु हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो इस पे अभी और चर्चा होने की जरूरत है, अभी और हमें मंथन करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझती है, लेकिन कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपना मुख मोड़ा है, अपना रुख अलग ही अपनाया है, और उनका मानना है कि अगर मामला बहुत गंभीर है तो कहीं ना कहीं इसमें हमें छूट देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जैसे जीवन का मतलब यही है कि जब वो जी रहा है गरिमापूर्ण, तो इसकी मौत भी एकदम रिस्पेक्टफुली होनी चाहिए। तो यहां पर इसी बात को कहा गया कि यह एक प्रकार का जो है एक अपरिवर्तनीय अवस्था में स्वेच्छा से मृत्यु की इच्छा व्यक्त करता है, उसे हम यूथनेसिया कहते हैं। अगर आप अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे हम लोग यूथनेसिया का नाम देंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले मुद्दे पे, आखिर और क्या ये कहता है। अब अगर हम दूसरे पहलू की बात करते हैं यूथनेसिया का, तो इच्छा मृत्यु के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, और दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। ये दो प्रकार क्या है, एक तो होता है एक्टिव यूथनेसिया, ठीक है, एक क्या है आपका एक्टिव यूथनेसिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक जो है आपके पास सक्रिय इच्छा मृत्यु, एक्टिव यूथनेसिया कहते हैं। डॉक्टर द्वारा सीधे मृत्यु का कारण बनाना, जैसे जहर का इंजेक्शन देना
या भारत में अवैध है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मरना चाहता है तो हमारे देश में नहीं, अन्य देशों में ये प्रथा है कि उसको डायरेक्ट किसी प्रकार का एक इंजेक्शन वैक्सीन दे दिया जाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, बिना दर्द के आदमी मर जाए। इसको तो हम लोग बोलेंगे क्या, एक्टिव यूथेनेसिया। ठीक है, जो हमारे देश में पूरी तरह से बैंडेड है, पूरी तरह से अभी प्रतिबंधित है। क्लियर। दूसरा कंडीशन क्या है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। ये क्या है, पैसिव यूथेनेसिया, जीवन रक्षक उपचार बंद करना। मतलब आप अगर वेंटिलेटर पे जी रहे हो या कोई ऐसा सपोर्ट जिससे आपका जीवन चल रहा है, उसी सपोर्ट को हटा दिया जाएगा और इसी से आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, या उस व्यक्ति का जो उस पे डिपेंडेंट था। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेसिया कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे का, तो सवाल ये है कि सक्रिय इच्छा मृत्यु की क्या स्थिति है। भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु अवैध है। आईपीसी के तहत हत्या या गैर इरादतन हत्या का मामला बन सकता है। देखिए ये क्या है, इसका मिसयूज लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग एक्टिव यूथेनेसिया को हमारी सरकार या हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अलाउड कर दिया एक्टिव यूथेनेसिया, तो इसका बहुत मिसयूज हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे कोई सास किसी बहू को कुछ बोल दे, या ठीक वैसे किसी कोई पिता अपने बेटे को कई बार लत्कार दे या लात मार दे, तो कई बार इसका मिसयूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे हम लोग को बचना चाहिए। कहीं ना कहीं समाज में इसका दुरुपयोग कर लिया जाएगा और समाज के जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो अभी तक तो हमारे देश में यही प्रथा है। आगे देखते हैं, कई बार क्या होता है कि सब अलग अलग ही हो जाते हैं, लेकिन अब देश बढ़ रहा है तो हम कहां तक जा पाते हैं वो समझना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अब मामला इसका आता है और ये मामला है आपका रिलेटेड। अगर हम बात करें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की शर्त क्या है, कि रोगी लाइलाज या स्थायी वेजिटेटिव स्टेट में हो, मतलब कोई लाइफ सपोर्टेड चीजों से वो चल रहा हो, उसके बिना वो मर भी सकता है। ठीक है, दूसरा मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी पुष्टि हो, रोगी की सहमति या लिविंग विल हो। हाँ, अब यहाँ थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की शर्तों को थोड़ा हद तक सीमित किया गया है। ठीक है, जैसे मुझे अगर गरिमापूर्ण मरना है तो अभी से ही हम एक बिल तैयार करेंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, लिविंग विल कहते हैं। कि अगर ऐसी कोई स्थिति आए, एक्सीडेंट हो जाए या किसी गंभीर बीमारी से हम पीड़ित हो जाएं, तो इस परिस्थिति में हमें या मुझे उस तरह का हमें इंजेक्शन दिया जाए या फिर वो लाइफ सपोर्ट मेरे से हटा दिया जाए, वो आप स्वयं मतलब ये डिसाइड किया है, तो वो बिल आपको पहले से तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन, और इसको लाना बहुत जरूरी था। आपकी इच्छा कहां तक है, क्या वाकई में एक दिन का ये इच्छा है या फिर आप तटस्थ हैं अपने बातों पर, मतलब ये पूरी तरह से आश्वस्त या हेल्दी रूप में ये डिसीजन लिया गया है कि हाँ अगर ऐसी कोई स्थिति आए कि हमारा पीड़ादायक शरीर, हम पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमें दर्द बहुत होगा अगर फ्यूचर में इस तरह का मेरे साथ कोई घटना हो जाए, तो आप एकदम हेल्दी माइंड से आप इसके एक लिविंग विल पर सिग्नेचर कर दें, डॉक्टर से पुष्टि करवा लें, आप अपने मजिस्ट्रेट कोर्ट से लिखवा लें, तो निश्चित रूप से आप उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसको ज्यादा लफड़ा नहीं है। इसकी तो छूट सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही दे दिया। कब, जब मामला आया देश में अरुणा शानबाग केस, जो मुंबई में एक नर्स का काम करती थी और वो खास करके सोच लीजिए कि 17 साल 18 साल की वो लड़की थी और उसके साथ निर्भया जैसी घटना को किसी ने अंजाम दे दिया और फिर वो कोमा में चली गई। लगभग 40 से 48 साल तक वो बेड पे ही रही, लेकिन उसके जो दोस्त हैं, उसके जो मतलब साथी संगति थे, उन्होंने मामला ले गया कि भैया ये तो इसका जीवन लीला ऐसे भी समाप्त हो गया, कब जिएगी कब मरेगी पता नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि इसको इच्छा मृत्यु को वरदान दिया है। तो उस मामले में जो लड़की पूरी जवानी और पूरा बुढ़ा मतलब कह सकते हैं जो उनका यंग जनरेशन है वो पूरा का पूरा बेड पे ही रहा, तो उस स्थिति में तो उनको इच्छा मृत्यु बनता था। लेकिन जिस साल वो आया उसी साल उनका, उससे पहले ही 2016 में उनकी मृत्यु हो गई। और इस तरह से इच्छा मृत्यु वाला जो केस है वो थोड़ा सा ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन मामला तब ज्यादा आया जब हमारे देश में हरि गोविंद राणा जी का मामला आया, जो खास करके उनको खाना भी खिलाया जाता तो उनको अलग से ट्यूब लगा दिया गया है, वो गिर गए थे। और इस तरह से सोच सकते हैं कि वो चाहते हैं कि हमें एक ऐसी मौत हो जो गरिमापूर्ण हो। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अभी हाल ही फिलहाल डिसाइड किया है कि नहीं, अगर मामला बहुत गंभीर है, डॉक्टर से पुष्टि हो जाती है कि यह बीमारी ठीक होने वाला नहीं है, तो निश्चित रूप से उनकी इच्छा मृत्यु होनी चाहिए। अब उसके लिए कुछ शर्तें हैं, जो शर्तें पर खरा अगर उतरते हैं तो आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को 2018 से
और इसको जानते हैं आर्टिकल, खास बात यही है, आर्टिकल 21 में शामिल कर दिया गया है गरिमापूर्ण मृत्यु प्राप्त करना। गरिमापूर्ण सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को बनाए रख के उसको मृत्यु प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तों को कर जिसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की शर्तें जो है वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अगले बात की अगर हम बात करते हैं, भारत में इसका कानूनी स्थिति क्या है, लीगल जो स्टेटस है इंडिया में वो क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को कई बार बदल देती है, तो स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट में पता चलता है कि कॉमन केसेस, जो खास करके कॉमन काउज एक प्रकार का एनजीओ है जो 2018 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ये अपना पटिशन डाला, याचिका दायर किया, जनहित याचिका लाया, और उसमें ये साफ साफ कहा गया कि हाँ, अगर मामला गंभीर है, लाइफ सपोर्ट से चल रहा है और उनका बहुत ही पीड़ादायक है, तो इस कंडीशन में अगर लिविंग विल वो बना लिया जाए, अगर वो पेशेंट, वो मरीज बोलने के तादाद पर हो या बोल सकता हो, तो निश्चित रूप से उसको दिया जाएगा। और अगर वो बोलने के कगार पर नहीं है तो इसके लिए एक टीम, उसके जो सहयोगी हैं या उसके कोई अपने पेरेंट्स हैं, उनसे एक मीटिंग करके, उनसे वार्तालाप करके, हमारे ऑल इंडिया जो मेडिकल है उनकी टीम बैठेगी, उनके बाद रिपोर्ट होगा, उनका मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में सारा निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो सम्मान पूर्वक मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब, कॉमन कॉज एक प्रकार का एनजीओ है उसमें किया गया था, और ये अरुणा बानसाग जो है उनके केस से ही रिलेटेड था। ठीक है, चलिए आगे की हम बात करते हैं, और आगे की अगर हम बात करें तो थोड़ा ये है कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकला, क्या वाकई में हमारे देश में आज के समय में, इस आधुनिक समय में 21वीं शताब्दी में यूथनेशिया कितना जरूरी है और कितना जरूरी नहीं है। क्या इससे आत्महत्या करना का मामला बढ़ेगा, क्या इससे सुसाइड जो है, या क्या इससे सोशल जो इम्पैक्ट है, सामाजिक भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्या एक पुत्र अपने पिता को ऐसा इंजेक्शन दिला सकता है, क्या एक बहू अपने सास को ऐसा इंजेक्शन दिला सकता है, तो कहीं ना कहीं अभी विचार करने की जरूरत है, और समाज को अभी और इस पे मंथन करने की जरूरत है। तो मिलते हैं अगले क्लास में इसी सेशन को, यह सेशन आपको करंट अफेयर से रिलेटेड है। अगर कोई देश विदेश में बहुत बड़ी चर्चा की बात रहेगी तो उसके लेकर मैं इस चैनल पर जरूर आपको आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।